हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस, इन सब इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल प्रियम्बल अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन जो एक बुक है, जो प्रॉपर एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, उसमें अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बुक को देखेंगे तो उसके वेरी फर्स्ट पेज में एक डेकोरेटिव वर्ड्स में एक लिखा हुआ है, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे करके, उसी को एक हमारा प्रियम्बल का एक टैग दिया गया। प्रियम्बल वर्ड दरअसल प्रेम्बस एक लैटिन वर्ड है, वहां से लिया गया था। इसका मतलब होता है वॉकिंग बिफोर। मीन्स अगर हम कोई स्टेप लेने जा रहे हैं या फिर किसी तरह का कोई काम करने जा रहे हैं, तो उसके फर्स्ट प्रीफेस को दिखाता है, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट को देता है दिखाता है। तो हम कहेंगे प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जैसा है, इंडेक्स जैसा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या एक स्वरूप है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन है वो किन किन आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, फिलोसफी पे बेस्ड है। अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, वो विजन दिखाता है हमारे फाउंडिंग फादर्स का, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन को देख रहे थे, फ्रेमवर्क को देख रहे थे, उनके माइंडसेट को दिखाता है, उनके विजन को दिखाता है, और उनके ड्रीम्स और एस्पिरेशन को भी दिखाता है कि हमारा जो नया नेशन होगा, इंडिपेंडेंट नेशन है, वो कैसा होगा और किस जो आइडियोलॉजी, जो फिलोसफी हम चाह रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उन सबको दिखाएगा। और यही जो फिलोसफी की जो फाउंडेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एक प्रियम्बल के तौर पे देखा जाता है। इससे सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो उसकी जो नींव है हमारे फाउंडिंग फादर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उनकी विजडम, उनके विजन और उनके जो ड्रीम्स है कि हमारे इंडिपेंडेंट नेशन कैसा होगा, उसको दर्शाता है। प्रियम्बल जो हमारे सेक्रेड टेक्स्ट है, उसका जो अगर हम पूरे जो पैरा जिसमें लिखा हुआ है एक एक वर्ड को पढ़ें, तो कुछ इस तरह से कहे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into its sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of its expression, the expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integration of the nation। ये सैक्रेड टेक्स्ट है हमारे प्रियम्बल का, जो ये एक पूरे पैराग्राफ में लिखा गया है कि हम भारत के लोग। अब हम आगे जाके इस वीडियो में पूरी जो जो की वर्ड्स लिखे हैं उनको भी पढ़ेंगे कि हमारे प्रियम्बल को हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो एक फ्रेम किया है, उनका विजन क्या था, विजडम क्या था, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए सब आर्टिकल्स या लॉज, जितने भी रेगुलेशंस वगैरह दिए हैं, कैसे यह एक फाउंडेशन देता है, एक विजन देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से होगा, और एक डेमोक्रेसी जो हम चाह रहे हैं या हम हमारे फाउंडिंग में चाहते थे, वो फिलोसफी हमें इसी प्रियम्बल से देखने को मिलता है। हमारे हिस्टोरिकल फाउंडेशंस की बात करें, कैसे हमारे प्रियम्बल का जो ओरिजिन है, जो प्रियम्बल हम आज देख रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी शुरुआत कैसे होती है और उसका जो एक जर्नी है कुछ इस तरीके से है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को 1946 में एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस रखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हम मेकिंग प्रोसेस में यूज करेंगे, या फिर हम जो हमारी आइडियोलॉजी होगी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कुछ कुछ जो फिलॉसफी है, जो विजन है, हम उनको फॉलो करेंगे, और हमारा जो नेशन आज़ाद होने के बाद, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर में उनकी बात हो रही है, नेशन को, कि इस तरह से होगा कि हम हर किसी को उनका हक, जो अधिकार है, उन सभी को दे सके। सभी को हमारा एक जो देश होगा वो किस तरह से
सॉवरेन होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, उस आइडियोलॉजी को बेसिस पर रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था 13 दिसंबर 1946 को, और इसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने रखा था और उसको पास भी कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लाए थे उनको प्रियम्बल के तौर पे इनेक्ट करने के कहा। और 14 सेकेंड अमेंडमेंट 1976 में जो पहले मात्र एक अमेंडमेंट एक्ट है जो हमारे प्रियम्बल में अमेंड किया गया, कुछ वर्ड्स जोड़ दिए गए जैसे कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। दरअसल ये तीनों वर्ड जो अब प्रियम्बल में सेकेंड अमेंडमेंट 1976 को ऐड किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आइडियोलॉजी है, जो फिलॉसफी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, लेकिन इसको इसमें मेंशन कर देने की वजह इस तरह की थी कि वो चाहते थे कि ये जो हमारे एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है या फिर जो हमारा इंडेक्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो अंदर में सारे रूल, लॉज, एक्ट्स वगैरह है, वो इन फिलॉसफी से ही कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, तो उनको पहले में ही लिख दिया था। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टार्ट जब बन के तैयार हुआ था, उसको प्रियम्बल के टाइम पे, जो फर्स्ट प्रियम्बल जो उस टाइम पे बनाया गया था ऑब्जेक्टिव रीजनिंग बेस में, उसमें तीन वर्ड्स ने डिफरेंट दिए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। और उसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल के पार्ट में, उसमें डेट ऑफ इनेक्टमेंट भी लिखा है 26 नवंबर 1949। और इसमें जो आगे हम देखेंगे कैसे कैसे करके प्रियम्बल्स में जो की वर्ड्स है वो हम लोगों को जो ऑथोरिटी है या फिर हम लोगों ने कैसे इसको अडॉप्ट किया है, जो एक एक की वर्ड से किस किस फिलॉसफी को दिखाता है, वो सभी हम जानेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका था हमारे देश में, लेकिन एक्चुअली में 26 नवंबर 1949 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो चुका था। उससे कुछ कुछ प्रोविजंस लागू भी हो चुके थे, जैसे सिटीजनशिप के कुछ कुछ एक्ट 5, 6, 7, 8 आर्टिकल्स, 60 आर्टिकल्स, 324 आर्टिकल्स भी इनेक्ट हो चुके थे। तो दरअसल उस डेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी डे मनाते थे, संविधान दिवस जैसा मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने 19 नवंबर 2015 को डिक्लेयर किया कि अब ये 26 नवंबर को हम अडॉप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 19 इसकी बेसिस पे हम संविधान दिवस मनाएंगे 2015 से, या अब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ये इसलिए किया गया ताकि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है सिटीजन्स में उसको प्रमोट कर सके, और हम ये लोगों को बता सके, रिमाइंड कर सके कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, जो उनकी जो फिलॉसफी थी हमारे देश को लेकर क्या थी, उनका विजन क्या था, उसी के लिए हम संविधान दिवस मनाते हैं। हमारे प्रियम्बल में जो कंपोनेंट्स हैं, जो जो की वर्ड्स है, और ये ऑब्जेक्टिविटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गई है, प्रियम्बल में जो दिए गए, उसके बारे में थोड़ा जिक्र किया जाए तो सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, मतलब जो प्रियम्बल में जो सोर्स ऑफ ऑथोरिटी की जो बात कही गई है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया को दिया गया है। ये इंफसाइज करता है कि पॉपुलर सोवरेनिटी है और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, यानी जो हमारे संविधान की जो ऑथोरिटी है, जो ये है किसके लिए और इसकी प्रॉपर ऑथोरिटी किसके पास है, तो यहाँ के लोगों के पास है। इसलिए स्टार्टिंग में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और लास्ट में भी देखेंगे तो लास्ट टेक्स्ट में लिखा है कि वी गिव आवर सेल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना के हमने अपने आप को दिया है। तो यह अथॉरिटी हमारे पास क्या है, पीपल ऑफ इंडिया से ही है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमारी ये है। और हमारे इस प्रेम्बल के कंपोनेंट में देखा है कि हमारा नेचर ऑफ स्टेट क्या होगा, जो हमारा जो राज्य होगा, जो हमारी जो स्टेट होगा, जो कंट्री होगी, वो किस तरह का होगा। यह सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। यह हमारे पॉलिटिकल आइडेंटिटी को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? पॉलिटिकल आइडेंटिटी को दिखाएगा कि हम एज अ नेचर ऑफ स्टेट कैसे हैं, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है। सॉवरेन इन द सेंस कि वी हैव द लिबर्टी ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन, हम किसी भी तरह के डिसीजन लेने के लिए किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, हम अपना इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स पे खुद अपना डिसीजन होगा, तो वो सॉवरेन है। सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, हम रिपब्लिक भी है। यह हमारे पॉलिटिकल आइडेंटिटी को दिखाता है।
अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हम संविधान बना के तैयार करें वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका कारण क्या है। क्योंकि हम लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना है, लिबर्टी प्रोवाइड करना है, इक्वालिटी देना है, फ्रेटर्निटी होना चाहिए, ब्रदरहुड और सिस्टरहुड कहते हैं कि हम भारत के लोग आप भाई और बहनें हैं। तो यह जो द फोर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जो ये फोर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है उसको दर्शाता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव में है। और डेट ऑफ एडॉप्शन की बात करता है कि 26 जो नवंबर 1949 को, उस प्रियम्बल के नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो लास्ट टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को हम अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करते हैं, मार्किंग द बर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। फिलोसफिकल फाउंडेशन की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है, कहीं ना कहीं गांधी जी के आइडियल को, स्वराज जो वो चाहते थे कि लोगों में अपना जो लिबर्टी है, जो उनकी जो स्वराज है, जो खुद राज कर जो लोकतंत्र हो, वह गांधी जी के आइडिया पे बेस्ड है। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता पे हो। आत्मनिर्भरता इन द सेंस कि मतलब किसी भी तरह का कुछ भी डिसीजन लेना हो तो वो इंडिया खुद ले सके, वो सॉवरेन है। जस्टिस हो, टॉलरेंस हो, यहाँ पे किसी भी तरह का सहिष्णुता हो, लोग अपना डिसीजन खुद ले सके, ये सब हमारे प्रियम्बल के कंपोनेंट्स हैं। अब हमारे प्रियम्बल जो बनकर तैयार हुआ, तो उसके बेसिस पे कुछ लोगों का कहना था कि यह तो प्रियम्बल एज अ पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि यह प्रियम जो डॉक्यूमेंट है जो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये एक पेज है वहां पे लिखा हुआ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट, जो बहुत सारे लीडर्स है या फिर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, जिसने प्रियम्बल को कुछ कुछ एक ऑब्जेक्टिफाइड किया कि हाँ ये इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन, प्रियम्बल को डिफाइन करता है, प्रियम्बल को उसकी ऑब्जेक्टिविटी या विजन को बताता है। तो कुछ कुछ लोग जो एक्सपर्ट्स थे वो क्या क्या कहते थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था, हालांकि अपने बहुत सारे डिफरेंट जजमेंट्स में, जैसे बेरूबार यूनियन केस में, केशवनाथ भारती केस में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को एक सिग्निफिकेंट बात कह के अपना जस्टिफाई किया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा है, इट इज द समरी एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्ट्स, जो लॉज जो हम देख रहे हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी या फिर इमरजेंसी प्रोविजंस, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमें दिखाता है कि यह एक समरी है और फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये दिखाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे हमारे, उनके माइंड को दिखाता है, विजन को दिखाता है कि वो लोग चाहते थे कि भारत जब आजाद हो तो उनके पास संविधान हो, वो किस तरह का संविधान हो, और ऐसा संविधान हो जो हर किसी के हक और अधिकार, हक हुकूक की बात करता हो। एन ए पालखीवाला ने कहा था कि ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे आप कोई आदमी किसी ऑफिस में जाता है तो किसी ने एंट्री लेने के लिए उनके पास एक कार्ड होता है कि हाँ अब हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, अब यहाँ से हम अपना काम करने जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी सारे लॉज, एक्ट, जितनी भी चीजें दी गई हैं, उन सभी का जो स्टार्टिंग है, आइडेंटिटी कार्ड है, वह प्रियम्बल ही है। एन ए पालखीवाला ने कहा है। के एम मुंशी, उन्होंने कहा हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। के एम मुंशी साहब ने हमारे इसके संविधान को हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा है। सर एन एस बेकर ने तो इसे की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया था। जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो एक शॉर्ट नोट्स या फिर समरी की तरह डिफाइन लिख लेते हैं ताकि हमें याद किया जाए। तो एक उन्होंने कहा कि ये की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो जो चीज़ें बातें इस पर फिलोसफिकल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी बातें इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो एक की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें ये सारी चीज़ें डिफाइन थी। हमारे आगे देखेंगे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में भी प्रियम्बल को कैसे बताया गया कि यह इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। यह बहुत बार ये अमेंड तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको टच नहीं किया जा सकता। आगे के जजमेंट में हम इसको पढ़ेंगे। अब हम एक एक जो की वर्ड्स है, जो जो प्रियम्बल में दिए गए हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला ही वर्ड लिखा गया है, स्टार्टिंग में ही लिखा गया और बोल्ड अक्षर में लिखा लेटर्स में लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो ओपनिंग वर्ड्स ही कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया एम्फसाइज द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय एंड फॉर द इंडियन पीपल। कहने का मतलब कि हम भारत के लोग ने ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है और अपने लिए ही बनाया है। तो यह क्या हो गया, पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करता है कि हमने ही बनाया और अपने
लिए ही बनाया। तो यह हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट जो दिया गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसको दर्शाता है। यह इंश्योर करता है कि गवर्नर्स जो गवर्नेंस है वो वेलबींग ऑफ द पीपल हो, और मेकिंग जो हमारे प्रॉपर जो प्रियम्बल के जो फिलोसफी है सब चीज को दर्शाता है, मेकिंग देम द ट्रू मास्टर ऑफ द डिसीजन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। और जिस तरह से हमारे डेमोक्रेसी फ्रेमवर्क या पे बात करी जाएगी या फिर डेमोक्रेसी की ओर किया जाएगा, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया वो ओपनिंग स्टेटमेंट यही कहता है कि हमारी जो पॉपुलर सर्विनिटी है, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हम लोगों ने खुद बनाया है और हमने खुद दिया है अपने आप को। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, हम लोग जब एक बार 9th या 10th क्लास में, तो एक क्वेश्चन आया था एक पेपर में कि व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसको, इस चैप्टर को या फिर इस टाइम पे पढ़ने में थोड़ा स्किप कर चुके थे। तो बहुतों को प्रियम्बल पूरा याद नहीं था, बहुतों को तो पता ही नहीं चला था कि प्रियम्बल है क्या चीज़, क्योंकि उस टाइम पे जनरली बच्चे थोड़ा पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस नहीं होते, खाली कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर वाले में सीरियस नहीं होते हैं। तो एक लड़के ने बहुत सारे क्वेश्चन, लड़के ने क्वेश्चन को स्किप कर दिया था, छोड़ के आ गए थे कि इसका आंसर मम्मी नहीं पता है। एक लड़के ने जो व्हाट इज द प्रियम्बल के आंसर में सिर्फ इतना लिखा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो उसके 5 आउट ऑफ 5 नंबर्स उसको 2 नंबर दिया गया था, क्योंकि आपने एक इसके सबसे बड़े एक ओपनिंग स्टेटमेंट को ही लिख दिया है, आपने एक पॉपुलर सोवरेनिटी को बता दिया है। तो आप जान सकते हो, तो इससे पता चलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे प्रियम्बल के लिए। अब नेक्स्ट है सॉवरेन, मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमारे जो इंडियन कंट्री है उसके पास पूरी आज़ादी है इस बात की कि किसी भी तरीके का जो इंटरनल है या एक्सटर्नल है उस डिसीजन को लिया जा सकता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब किसी और कंट्री के बिना एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। हम एक फुल्ली इंडिपेंडेंट स्टेट है, हम फ्री है किसी भी तरह के डिसीजन लेने के लिए, हम किसी भी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है, विद कंप्लीट अथॉरिटी ओवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। हम इंटरनेशनल रिलेशंस को भी ले लिया जाए तो कॉमनवेल्थ या फिर यूएन के किसी भी मेंबरशिप बनने के लिए हम फुल्ली हमारी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि हम मेंबर होंगे ना होंगे, कोई कंट्री हमें पुश नहीं कर सकता, कोई हमें कंपेल नहीं कर सकता है कि आप इसका मेंबर बने, हम फुल अथॉरिटी है हमारे पास। और ये हमारे टेरिटोरियल अथॉरिटी को भी दिखाता है कि इंडिया हैज द अथॉरिटी टू एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज और सीट पार्टनर ऑन टू देयर नेटिव्स विदाउट एक्सटर्नल रेफरेंस। अगर हमें ऐसा लगता है किसी ट्रीटी के तहत या फिर कोई ऐसा पीस से अलाइनमेंट हुआ है या फिर ट्रीटी हुई है, तो हम इस बात पे, तो हमारी पूर्ण आज़ादी है, हमारी संपूर्ण आज़ादी है कि हम किसी दूसरे पार्ट को, अगर हमें ट्रीटी के तहत किसी कंट्री या फिर किसी अलग टेरिटरी को हमें लेना हो, तो हमारे अपने डिसीजन के लिए खुद कर सकते हैं, किसी दूसरे कंट्री के मोहताज नहीं है। आगे है सोशलिस्ट, इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल। सोशलिज्म जैसा ये है कि सोशलिज्म में जो पीपल है, जो गवर्नमेंट है, वह मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस में ये चाहते हैं कि सभी को एक बराबर जैसा मिले, इकोनॉमिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सबको बराबर जैसा मिले। इसीलिए हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट और जो जनता है, जो वर्कर्स है, पेजेंट्स है, उनके वेलफेयर के लिए जो हम कर सके हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट और जो प्राइवेट एंटिटी है मिलकर इकोनॉमी को चलाई जाती है, जो पब्लिक है उसको मिलकर चलाई जाती है। यहाँ पे जैसे कम्युनिज्म में नहीं, जो गवर्नमेंट ही सब कुछ बाजार डिसाइड करती है, बाजार के रेट डिसाइड करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट और जनता मिलकर एक मिक्स इकोनॉमी चलाती है। तो सोशलिज्म में यही है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को हम निभाते हैं, अ मिक्स्ड इकोनॉमी विद बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। दिस अप्रोच ब्लेंड्स मार्क्सिज्म एंड गांधी प्रिंसिपल टू कॉम्बैट पॉवर्टी। दरअसल ये जो सोशलिज्म है हमारे गांधी और मार्क्सिज्म के दोनों मिक्स करके है कि हम कैसे हम पॉवर्टी को हटा सके और जो सोसाइटी में जो इग्नोरेंस लोग हैं उनको हटा सके और एक बैलेंस अप्रोच की तरह हम आगे बढ़ सके। द सोशलिस्ट नेचर इज इम्प्लिसिट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है उसमें जो सोशलिस्ट नेचर है वो कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट दिया गया है उस सब चीज़ों में, यानी उसमें इम्प्लाइड है कि हाँ ये सब चीज़ें सोशलिस्ट नेचर क्या है। और स्टेट पॉलिसी एक्सपेशली मेंशन्ड आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट 1946 में 76 में जो कुछ आर्टिकल्स है उसमें इसमें एक्सप्रेसली मेंशन है कि सोशलिस्ट जो इकोनॉमिक जस्टिस फॉर हम बात करते हैं वह दिया गया है। अब है नेक्स्ट सॉरी सेकुलर। सेकुलर एक एज डिफिनेशन बात करें तो इट इज द फिनोमिना इन विच ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली।
तो हमारा जो सेकुलर जो वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में लिखा हुआ है, हालांकि वो बाद में वर्ड लिखा है, लेकिन हमारे पास ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बताते हैं कि हम एक सेकुलर स्टेट है। जैसे आर्टिकल 14, 15, तो 20 जो रिलीजियस फ्रीडम के जो आर्टिकल्स बात करते हैं, 42 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। तो इससे हमें दर्शाता है कि हमारा स्टेट एक सेकुलर स्टेट, और डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट से भी हमें पता चल रहा है कि हमारा स्टेट सेकुलर स्टेट है। जो सेकुलरिज्म है, दरअसल दो तरह के सेक्युलरिज्म होते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म होता है। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म जहाँ पे रिलीजन और स्टेट का थोड़ा मिक्सअप जैसा हो, और नेगेटिव में क्या है, जहाँ पे स्टेट और रिलीजन बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो, कोई इसका इम्पैक्ट ना हो। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म जैसे इंडिया में है, हम हर एक रिलीजन को एक ही नज़र से देखते हैं और चाहते हैं कि हर किसी को इक्वली ट्रीटेड किया जाए। वही नेगेटिव सेक्युलरिज्म में जैसे फ्रांस में है, वहाँ पे स्टेट और रिलीजन बिल्कुल ही अलग है, किसी को भी जो भी धर्म हो उसको बिल्कुल ही इग्नोर किया गया है। इसलिए फ्रांस में जो रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे कि कोई लॉकेट हो या फिर बुर्का हो या फिर कोई टीका हो या कड़ा वगैरह हो, वो वहाँ पे अलाउड नहीं है रिलीजन, खासकर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में या कॉलेज यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो नेगेटिव सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं। हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं, मीन टू से हम हर एक रिलीजन को एक ही नजर से देखते हैं और सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। तो हमारा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, या इक्वल स्टेटस एंड सपोर्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, फोस्टिंग डाइवर्स एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। हम चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में सारे इंक्लूसिव हो, सारे एक जैसे हैं। दरअसल इंडिया को जो आप डेमोग्राफी देखेंगे, जो पॉपुलेशन देखेंगे, बहुत ही मिक्सड है। हिंदू जो, हालांकि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो हिंदू है। आप हिंदू में ही देखेंगे तो बहुत सारे डाइवर्सिटीज होंगे, तो बहुत सारे कास्ट हैं, जो सब कास्ट भी हैं। किसी के कल्चरल फॉलोज करने का तरीका अलग है, किसी को कल्चरल जो अपना सिस्टम है वो अलग है। तो जो हिंदी वर्ड है सेकुलर का, जो हमारे संविधान में वो पंथ निरपेक्ष लिखा गया है, धर्म निरपेक्ष नहीं, ये बात ध्यान रखने के। पंथ निरपेक्ष सेंस की जो वे ऑफ वर्शिपिंग है, मतलब जो जिस तरीके से भगवान को प्रणाम ये फॉलो कर रहे हैं, उनकी धाराएं अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे हिंदू में ही बहुत सारे लोग किसी भगवान, जैसे भगवान राम को मानते हैं, या फिर किसी हनुमान जी को मानते हैं, या फिर शिव जी को मानते हैं। साउथ में फिर अलग अयप्पा वगैरह है, उनको मानते हैं। जो ट्राइबल एरिया में है उनको तो वो तो जो नेचुरल पेड़ हो गए, पहाड़ हो गए, पौधे, उनको ही भगवान मान लेते हैं। तो वे ऑफ प्रीचिंग भी अलग है, तो कोई बात नहीं, सबको इक्वल रिलीजियस ट्रीटिंग वे में ट्रीट किया जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ साइज और इन्फ्लुएंसेस। लीगल स्टैंडिंग पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारा सेकुलर वर्ड है, जो सेकुलर वर्ड ही नहीं, सेकुलर जो स्टेट है हमारा, जो वह एक पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, विद सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज इट्स प्रेजेंस इन आर्टिकल 25 to 28। मैंने कहा था 25 से 28 जो रिलीजियस फ्रीडम्स की बात करती है, वो सेकुलरिज्म को ही दर्शाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडिशन जो वर्ड है 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट है, उसमें जो ऐड किया गया सेकुलर वर्ड, यह दर्शाता है कि अब यह एक्सप्लिसिट हो गया, अब इम्प्लिसिट नहीं। इम्प्लिसिट का मतलब हम प्रिज्यूम कर सकते हैं, हमारा इंटरप्रिटेशन है कि ऐसा होगा, लेकिन एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट का मतलब है कि यह वर्ड दे दिया गया है और इसका मीनिंग एज इट इज है कि हमारा देश सेकुलर है। नेक्स्ट वर्ड है, अगर इंडिया वर्सेस सिस्टम मैंने समझा ही दिया, अब फिर भी एक नजर मार लेते हैं कि पैरामीटर्स क्या क्या है। रोल ऑफ रिलीजन, स्टेट इंटरवेंशन, लीगल कोड, रिलीजियस। इंडियन सेकुलरिज्म, स्टेट कैन सपोर्ट एंड पार्टिसिपेट एंड रिलीजियस, यानी स्टेट सपोर्ट कर सकता है, रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। वही वेस्टर्न में बिल्कुल ही अलग है, ये प्रोहिबिट्स, बिल्कुल ही मना करता है कि यह इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता रिलीजियस और स्टेट का। इंटरवीन्स टू एलिमिनेट हार्मफुल प्रैक्टिसेस, नॉन इंटरवेलेंस अनलेस लॉज आर वायलेटेड, जो स्टेट इंटरवेंस है। लीगल कोड, पर्सनल लॉज वेरी बाय रिलीजन, जो हमारे सिविल मैटर्स में जो पर्सनल लॉज है, जैसे हिंदू के लिए जो सिविल केसेस है वो हिंदू लॉ द्वारा किया जाता है। हिंदू कोड एक्ट है, हिंदू कोड बिल, जो हिंदू कोड एक्ट ला गया था। जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट्स, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, इस तरह का जो एक्ट्स है वह पर्सनल लॉज में है। और मुस्लिम्स के लिए तो ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड के तहत जो शरीयत लॉ है उसके अकॉर्डिंग चला जाता है पर्सनल लॉज। और यूनिफॉर्म
जो वेस्टर्न में है वहाँ पे इन्फॉर्म है, सिविल हो या पॉलिटिकल हो, सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो, सारे इन्फॉर्म्ड है। इसीलिए थ्रू डिफरेंट जजमेंट्स हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जैसे क्रिमिनल लॉ में है वैसे ही सिविल कोड में भी हमारे पास यूनिफॉर्म होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में इस बात का जिक्र आता रहा है। और इसमें अगर रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो रिलीजियस ग्रुप कैन इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। इंडिया में जो है रिलीजियस ग्रुप्स इंटरफेरेंस होता है उनके पॉलिटिक्स में। जैसे आप देखेंगे कि हिंदू महासभा का है या विश्व हिंदू परिषद हो, किसी न किसी पॉलिटिकल मूवमेंट्स में इंक्लूड होते हैं। जैसे हमारा EIMIM है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं कह सकते कि सिर्फ वो मुस्लिम्स की ही पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के पॉलिटिकल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो कह सकते हैं कि रिलीजन बेसिस पे इन्फ्लुएंस कर रही है पॉलिटिक्स को। लेकिन वहाँ वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में लिमिटेड है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि और सारा कुछ जो मैटर होगा गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड होगा। डेमोक्रेसी कोई नया टर्म तो नहीं है आप लोगों के लिए। डेमोक्रेसी इट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच रिप्रेजेंटेटिव और लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सिंपल वे में कहा जाए, जो भी हमारे जो नेता होंगे या फिर कोई भी इस तरह का हेड होंगे, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इलेक्टेड होंगे, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डेमोक्रेटिक ये जो है ये पावर है पीपल्स के लिए, डेमोक्रेटिक पावर पीपल के लिए। और ये दिखाता है पॉपुलर सॉवरेनिटी, सुप्रीम पावर रिचार्ज विद पीपल। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बातें हैं वो सारे सुप्रीम पावर जो है हमारे खुद है, पीपल ही है, who enjoy equal political rights and elect the rulers while holding them accountable। डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है कि जो भी इलेक्टेड है वह कहीं ना कहीं सिर्फ जनता के लिए काम कर रही है, और जनता ही वो उनको हटा सकती है। अगले इलेक्शंस में हो सकता है अगर अच्छा काम नहीं किया तो हटा देंगे, तो वह अकाउंटेबल है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इंडिया फॉलो अ रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंच इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, और ये सारे जितने भी डेमोक्रेसी के सिस्टम्स हैं हम सारे इंडिया में फॉलो करते हैं। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच पे चलते हैं कि ये पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डायमेंशन अमेंग रेगुलेटरी सोसाइटी ऑर्डर इशूइंग जस्ट इन ऑल स्फेयर्स। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में हर तरह के जो लोग हैं कैसे उनको पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एक सभी को एक समानता बरकरार रखे। वही असली मायने में हमारे कंट्री को एक डेमोक्रेटिक बनाएगा। जो हमारे जो वर्ड डेमोक्रेटिक लिखा हुआ है लेबल में, उनका फिलॉसफी यही है कि इंडिया में एक बैलेंस अप्रोच हो, सभी लोग एक बराबर हो, और इलेक्ट जो उनके जो नेता होंगे या फिर जो लीडर्स होंगे वो कहीं न कहीं वो इलेक्टेड होंगे, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, लेकिन वो इलेक्टेड होंगे। और वेस्टर्न कंट्री की तरह नहीं कि जो कहीं नॉमिनेटेड होंगे, ये ऐसा नहीं। रिपब्लिक, जो वर्ड नेक्स्ट वर्ड जो प्रेम्बल में लिखा हुआ है रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स जो हमारे हेड ऑफ द फैमिली यानी हेड ऑफ द नेशन वो इलेक्टेड होंगे। इसके दो मीनिंग्स है। अगर हेड ऑफ द नेशन जो है वो इलेक्टेड होगा, और रिपब्लिक का मतलब ये होगा कि कोई प्रिविलेजेस क्लास नहीं है, हर किसी को एक ही जैसा ट्रीट किया गया है, वह रिपब्लिक है। रिपब्लिक जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है पीपल में, वह पीपल के पास है, ना कि किसी के मोनार्क के पास है, किसी एक राजा के पास है। जो जैसे एक कोई कंट्री है, वहां पे जो उसका हेड होगा अगली बार उसका उसका बेटा बन जाएगा। जैसे कहें ना कहावत है, राजा का बेटा राजा बनेगा, वो कॉन्सेप्ट है वहां पे। लेकिन इंडिया में पीपल के पास है, जनता के पास है कि अगला इलेक्टेड जो होगा वो मेंबर कौन होगा, नहीं होगा, इस सारा तय कौन करेगा, जनता तय करेगी थ्रू इलेक्शंस। और ये दिखाता है कि हमारे जो सोसाइटी में कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, सभी एक बराबर है। इट गारंटीज इक्वल एक्सेस टू पब्लिक ऑफिसेज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हर किसी के पास एक्सेस है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ से आता हो, उसको एक्सेस है कि आप एक जो इलेक्शन प्रोसीजर है, आप इलेक्शन आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप इलेक्टेड हो सकते हैं। उनके पास या पूरी की पूरी ऑथोरिटी है, उनके पूरे के पास गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देती है। तो हम एक रिपब्लिक कंट्री है, और 26 जनवरी 1952 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होगा, तो हम उस डे को ही रिपब्लिक डे मनाने लग गए। अब जो जस्टिस है, वर्ड दिया है ना, जस्टिस फॉर ऑल मीन्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब सोशल जस्टिस कैसे मिलेगा?
इक्वल ट्रीटमेंट of all citizen without distinction based on caste, color, race, religion और gender aims to uplift backward classes, institution women। जो सोशल जस्टिस है, जो हम अब जस्टिस दे रहे हैं, इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम किसी को ये माइंड नहीं करेंगे कौन से देश कौन से कास्ट है या रिलीजन है, क्या उनका जेंडर है, कुछ नहीं देखेंगे। यह जो सोशल जस्टिस हम इसलिए लाए गए ताकि जो नीचे दबके हुए लोग हैं या फिर सोसाइटी में कुछ ऐसे हिस्से में हिस्सेदारी में ऐसे लोग हैं जो बहुत नीचे रह गए, उनको ऊपर ला जा सके और उनको बता सके कि यस कॉन्स्टिट्यूशन आपको भी इंक्लूड करता है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है अमीर और गरीब के बीच में, बड़ा कास्ट छोटा कास्ट के बीच में, ये रिलीजन वो रिलीजन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। हम एक सोशल जस्टिस की बात करेंगे। अब इकोनॉमिक जस्टिस में यह दिखाता है कि हमारे जो सोसाइटी में जो इकोनॉमिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल एक बैलेंस वे में हो, और इट्स एलिमिनेट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स, फोकस ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐसे ऐसे एक्ट्स और प्रोविजंस हैं, जैसे डीपीएसपी में है कि डिसेंट मतलब किसी भी तरह का वेल्थ का या वो है ना, हर किसी को अपना अपना जो वेल्थ है उस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसलिए सुबह सुबह हमें लैंड रिफॉर्म्स लाया जाता है कि ताकि कोई जमीन, किसी के पास बहुत सारे जमीन है, किसी के पास कुछ है ही नहीं बहुतों के पास, तो उससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो वह कैसा होगा? इकोनॉमिकल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करेगा। थर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस। इसका मतलब है कि हर किसी के पास एक पॉलिटिकल राइट्स है और एक्सेस है कि पॉलिटिकल ऑफिस में आप जा सके, किसी भी तरह के आप कोई भी इंसान किसी भी तरह के पॉलिटिकल ऑफिस में जा सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट एनी रिलीजन। इंश्योर्स एवरी सिटीजन हैज एन इक्विटेबल वॉइस इन गवर्नमेंट। कहने का मतलब कि हर किसी के पास यह अधिकार है कि वह जो उसकी जो वॉइस है, जो उसकी आवाज है, वह सिस्टम में जा सके और गवर्नमेंट में बन के तैयार हो। ये उनकी पॉलिटिकल जस्टिस की बात करती है। द आइडिया ऑफ जो आइडिया जो है ना सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल के जो आइडिया प्रियम्बल में है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जैसे रशियन रेवोल्यूशन में, कि जस्टिस सेफगार्डेड है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के थ्रू। अब है लिबर्टी। लिबर्टी का एक सिंपल सी बात है आजादी। लेकिन आजादी किस प्रकार की? लिबर्टी का मतलब हुआ कि आपको किसी भी कोई काम करने के लिए कोई रोक टोक ना हो। कोई काम करने के मतलब किसी तरह गलत काम के लिए भी रोक टोक ना हो। आपको जिस तरह के आपको एक लिमिटेशन में है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, उसकी बेसिस पर आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स में रहकर अपने लिबर्टी जो आपको आज़ादी चाहिए वो उसका एंजॉय कर सकते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी की बात करें, मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, मतलब किसी तरह की रोक टोक नहीं है और इंडिविजुअल एक्टिविटी में, और फ्रीडम देता है कि चॉइस, फ्रीडम ऑफ मेकिंग चॉइस टू परस्यू एक्टिविटी विदाउट रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोमोटिंग इन पर्सनल ग्रोथ। मैंने वही बताया कि हर किसी को अपना अधिकार है कि अपना हर काम जो करना चाहते हैं वह एक लिमिट में रहकर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है उसके तहत बिना छेड़छाड़ के बिना रोक टोक के आप कर सकते हैं। ये डेफिनेशंस है लिबर्टी की। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट, इट मस्ट बी शेयर्ड विद। मैंने कहा ना कि लिबर्टी ऐसा नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो करने की तैयारी आपके लिए है। कोई कह दे कि लिबर्टी हमारे प्रियम्बल में लिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि हम जाके किसी की भी आज़ादी है तो हम किसी घर चोरी कर लेंगे, ये हमारी आज़ादी, ऐसा नहीं। हमारी उसमें लिमिटेशन दी है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बेसिस पे एक्सरसाइज करना विद इन कॉन्स्टिट्यूशन। और लिबर्टी ऑफ क्या क्या है? थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ एंड वर्शिप। इस सब कंडीशंस में कि आपको आज़ादी है कि अपने जो आपकी जो सोच है उसको आप आगे बढ़ा सके, आप अपने एक्सप्रेशन को रख सकते हैं, अपनी फेथ जो आपकी जो आस्था है उसको आगे कर सकते हैं, और जो आपकी वर्शिप है, जो जिस भगवान को आप मानते हो, जिस आइडियोलॉजी को मानते हो, आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, हर तरह के आप लिबर्टी जो आइडिया है उसको आप प्रोसेस कर सके, आप उसको फॉलो कर सके। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और टाइप्स ऑफ लिबर्टी क्या है? निगेटिव लिबर्टी मीन्स कि किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि आपको किसी तरह का रोक टोक नहीं हो, ये नेगेटिव अप्रोच है। इन द सेंस कि मतलब मैंने कहा था कि कोई भी किसी का लिबर्टी का मतलब मुझे तो ये करने की आज़ादी है, ये आज़ादी है, मैं चोरी करने की आज़ादी है, या फिर मैं किसी दिन चल रहा हूँ रात में बोल दूंगा कि मेरी लिबर्टी है कि मैं ताजमहल को देखूँ, 1 बजे रात में मुझे ताजमहल खोल दो, ऐसा तो नहीं हो सकता।
तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। हालांकि इंडिया में हम पॉजिटिव वे में जो एक लिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, इसके बेसिस पे ही लिबर्टी देते हैं। लिमिटेड पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? फ्रीडम टू अचीव फंडामेंटल पर्पस एंड टेक कंट्रोल ऑफ वंस लाइफ। मतलब आपको फंडामेंटल जो पर्पस है आपकी जिंदगी का, उसमें लिबर्टी हो, ये न कि किसी भी काम को लेकर को लिबर्टी हो। नेक्स्ट वर्ड इज इक्वालिटी। इक्वालिटी, इसमें कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है। कानून के नजरों में, संविधान की नजरों में सभी एक बराबर है। यह तीन तरह की इक्वालिटी की बात करती है: सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। सिविक इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में आप सभी बराबर है। और डिस्क्रिमिनेशन जो आपके साथ, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपके साथ नहीं हो सकता, जो आर्टिकल 15 में है। और आर्टिकल 16 का भी जो कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपको सिविक इक्वालिटी देता है। अनटचेबिलिटी जो एबॉलिश किया गया आर्टिकल 17 में, वो भी आपकी सिविक इक्वालिटी, मतलब आपकी जो नागरिक, एज ए नागरिक जो आपको इक्वालिटी मिलेगी वो है। और पॉलिटिकल इक्वालिटी में है कि आपको यह किसी भी तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटी, जैसे आप इलेक्शंस में आना चाहते हैं, या फिर राइट टू गेट इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप पॉलिटिकल प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस में आप जाए, उसकी आपकी प्रॉपर इक्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक नेता को उसके प्रिविलेजेस दिए गए कि इसी के फैमिली से होगा, या फिर किसी एक सोसाइटी को दे दिया जाएगा कि हाँ यहीं से होगा। आप अगर चाहे तो अपने इच्छा अनुसार कभी भी, लेकिन आपके पास वो क्वालिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है, तो आप कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के चुनाव में एक मामूली से कोई एक वर्कर थे, उन्होंने दे दिया था कि हम प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े होंगे। उनके पास राइट है। ऐसा नहीं है कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे वही प्रेसिडेंट बनेंगे, या फिर कोई कांग्रेस का मेंबर होगा तो ही प्रेसिडेंट होगा, या फिर बीजेपी का मेंबर होगा तो प्रेसिडेंट होगा। कोई भी बन सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो। आपके पास ये पॉलिटिकल इक्वालिटी है। जैसे आर्टिकल 325 में दिया गया है, इलेक्ट्रल रोल्स में जो आपके आज़ादी, ये आपका हक है कि अगर आप 18 साल के हो गए हैं और सारे एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हैं, तो आपका नाम इलेक्ट्रल रोल्स में होगा। आपका नाम कोई ऐसे ही हटा नहीं सकता है। यह क्या दिखाता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। और इलेक्शंस बेस्ड ऑन एडल्ट सफराज, जो 26 में जो आपको आज़ादी दी जाती है कि आप किसी भी तरह के चुनाव लड़ सकते हैं, वो एडल्ट सफराज को भी देता है। यह क्या दिखाता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। और इकोनॉमिक इक्वालिटी में क्या है? इक्वल राइट्स टू लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी जितना आप काम कर रहे हो उसी के हिसाब से आपको वेज मिल रहा है। जो आर्टिकल 39 का है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें यह मेंशन है कि जितने लोग काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उस हिसाब से वेज मिलेगा। यह क्या दिखाता है? इकोनॉमिक इक्वालिटी है। यह प्रमोट करता है फेयर और जस्ट सोसाइटी इन इंडिया। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेटर्निटी, मतलब ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड। मतलब हम सब भारत के लोग, जैसे हम बचपन में प्रेयर्स में पढ़ते थे, हम सब भारत के लोग, भाई और बहनें हैं, इस तरह के जो पढ़ते थे, वही है ब्रदर एंड सिस्टरहुड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि फ्रेटर्निटी जो है, ब्रदरहुड और जो सिस्टरहुड है, जो हमारी भाईचारा है, वह मेन सेंटिमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये सारे इंडियंस के बीच में होना चाहिए। ये श्योर करता है कि हर एक इंडिविजुअल्स की डिग्निटी, जो प्रतिष्ठा है, यूनिटी और इंटीग्रिटी को डिफाइन करता है। कौन? फ्रेटर्निटी। भीमराव अम्बेडकर का ऐसा कहना था। आप फंडामेंटल ड्यूटीज में जो कुछ एक ऐसा मेंशन होता है 51A में, आर्टिकल में, तो वो इसमें दिया गया है कि प्रमोट हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड, ये ट्रांसिटिंग रिलीजन्स, लिंग्विस्टिक रिलीजन और सोशल डाइवर्सिटीज, तो ये हमारे राइट टू फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रेटर्निटी, हमारे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की जो बात है, एक जो प्रियम्बल में दिया गया है, एक की वर्ड है हमारी सोसाइटी को बनने के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होने के लिए। और जो इंटीग्रिटी वर्ड है, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 ऐड किया गया था। आर्टिकल 1 डिक्लेयर्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म, रिलीजनिज्म, कास्टिज्म। यानी आर्टिकल 1 में जो सब बातें दिए गए हैं कि किस तरह के हमारे जो कम्युनलिज्म, रिलीजन है, इसके बारे में कही गई है। तो मेन क्रक्स क्या है कि इंटीग्रिटी या फिर जो फ्रेटर्निटी है हमारे, वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है हमारे इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए। तो प्रियम्बल में उसकी आइडियोलॉजी दिखती है, उसका विजन दिखता है, फिलॉसफी दिखता है। अब एक ट्रिनिटी है, मतलब एक यूनियन ऑफ ट्रिनिटी है कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जो ये तीन सोशल प्रिंसिपल्स है, उसको हम देखते हैं। जैसे कि
इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदर एंड सिस्टरहुड, लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड चॉइस। हर किसी के पास लिबर्टी है इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए। और ये जो प्रिंसिपल है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये सेपरेट नहीं है एंटिटी में, यह एक एक्सप्रेस्ड है एक वर्ड में, एक प्रिंसिपल, एक विजन में जो हमारे फाउंडिंग फादर्स के पास था। ये बोला था कि सब साथ में ही एक तरह से है। विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस सुपरमेसी ऑफ द फ्यू ओवर मेनी, यानी अगर कहीं पे इक्वालिटी नहीं है तो लिबर्टी ज्यादा हो जाएगी। यानी किसी, अगर मान लो किसी जगह पे इक्वालिटी है ही नहीं तो किसी के पास लिबर्टी कुछ ज्यादा होगी। ऐसा ही होगा ना सोसाइटी में। मान लो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में सिर्फ अमीरों के पास एक आज़ादी है कि यह एसी, थर्ड एसी में जा पाएंगे, तो लिबर्टी उनके पास ही सिर्फ है, तो इक्वालिटी जो बैकवर्ड सेक्शन उसके पास नहीं है। ऐसा ही इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, यानी इक्वालिटी के बिना जो लिबर्टी है वह इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स को खत्म कर देता है। ऑल थ्री मस्ट वर्क टुगेदर फॉर ट्रू सोशल डेमोक्रेसी। जो हम सामाजिक लोकतांत्रिक, जो सामाजिक लोकतंत्र जो चाह रहे हैं अपने देश में, वह हम इस जो ट्रिनिटी है, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, उसके बेसिस पे ही चलेंगे तो हमारा देश एक सोशल डेमोक्रेसी को फॉलो करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं प्रियम्बल को लेकर, उसको हम देखेंगे कैसे कैसे प्रियम्बल को डिफाइन किया था कि हमारा प्रियम्बल क्या जो ऑथोरिटी है, जो प्रियम्बल का जो कैसे वो इंटीग्रेबल पार्ट है और क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो पहला केस है बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी यूनियन केस, दरअसल बेरूबारी एक जगह है, एक यूनियन है, एक जगह है जो 1960s के आसपास एक डील हुई थी इंडिया और बांग्लादेश। बांग्लादेश इन द सेंस उस टाइम का पाकिस्तान, जो वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था, उसके साथ डील हुआ था कि हम कुछ यूनियंस को, कुछ जगह को आपस में सीड करेंगे, कुछ आप ले लें, कुछ हम ले लेंगे, और एक कॉमन सा लाइन बनाने में थोड़ी आसानी होगी। तो उस टाइम पे डील हुआ था। तो एक केस गया था ब्रीवन केस में, उसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि प्रियम्बल जनरल पर्पस को दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिस पे, यह पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। कहने का मतलब है कि यह एक इंडेक्स जैसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट था। और ये जब पार्ट ही नहीं है तो इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट कैन नॉट बी अमेंडेड। अगले केस गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में प्रियम्बल के बारे में जो सीजिया हिदायतुल्लाह था, उनका कहना था कि प्रियम्बल कंटेन्स इंड्यूरिंग प्रिंसिपल एसेंशियल फॉर गवर्नमेंट फंक्शनिंग, मेकिंग इट द इंटरनल एंड अनटॉलरेबल सेंस ऑफ द। कहने का मतलब था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रियम्बल दिया गया है, वो एक एसेंस की तरह, एक मतलब एक दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए और कैसे हमारा फंक्शन करेगा गवर्नमेंट, उसको दिखाता है। फिर आया केशवानंद भारती केस 1973 में। दरअसल यह केस लैंड एक्विजिशन को लेकर था, लैंड रिफॉर्म्स आना था। तो स्टेट, केरला स्टेट में एक मठ था जो केशवानंद भारती जी का था, उनके मठ को एक्वायर कर लिया गया था ताकि एक समाज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके लैंड के लिए। तो उन्होंने केस किया था इस बात को लेकर कि हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है, तो कैसे कोई राज्य, जो स्टेट है, हमारे इस प्रॉपर्टी को, जो अधिकार है, उसको हनन कर सकती है। तो इस केस के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि जो प्रियम्बल है वह एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका हमें एक आइडेंटिटी कार्ड जिसका ना की नोट है, मतलब वो प्रॉपर पार्ट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बुक को देखा जाए तो वो भी तो एक पेज है, एक पन्ना है, एक हिस्सा है। तो उन्होंने कहा था कि यह एक हिस्सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यह अमेंड किया जा सकता है, लेकिन विदाउट टचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मतलब विदाउट बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा जो है, जैसे कि सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ों को आप बिना छुए आप प्रियम्बल का भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1960s में बेरूबारी यूनियन केस में कहा था कि पार्ट है नहीं, लेकिन यहाँ पे अपना डिसीजन को चेंज करते हैं, ये मानते हैं कि हमारी गलती है। अब हम इस बात को, दरअसल ये भी याद रखने वाली चीज़ है, जैसे बेरूबारी यूनियन केस वाले में कोई भी जजमेंट को अगर किसी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी केस में किसी भी जजमेंट को ओवरराइड करने के लिए उससे बड़ी बेंच को बैठाना होता है। तो अब तक केशवानंद भारती केस में
सबसे बड़ी बेंच बैठी है, 13th जज ऑफ बेंच। तो उनकी जो जो जजमेंट है वो एप्लीकेबल है अभी तक, उनकी जजमेंट को खारिज करने के लिए उससे बड़ी जजमेंट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो वो वैलिड अनवैलिड करा दिया जाएगा। फिर LIC ऑफ इंडिया केस में भी इस बात का हुआ पुरजोर ऐसा किया गया कि नोटिफाई किया गया कि हाँ ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सो इट कैन बी अमेंडेड बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पूरे क्रक्स में देखा जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल का जो जिक्र है उसको अगर हम कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट तो है ही कि हमारा सब एक विजन तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, लेकिन हम पूरे एक क्रक्स के बेसिस पे कहें तो कहेंगे कि हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है वो, और वह दर्शाता है कि हमारे जो माइंड जो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर्स बैठे थे उनके विजन को बताता है, उनकी विजडम को बताता है, उनकी जो सपने थे कि हम उनके ख्वाब था कि हमारा संविधान ऐसा होगा कि हर किसी के पास अपने अधिकार होंगे, उनके पास जस्टिस का अधिकार, जो न्याय का अधिकार होगा सबके लिए बराबर होगा, जो लोकतंत्र होगा सबके लिए एक जैसा ही होगा, धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता होगा। इन सब चीज़ों बातों को रखे गया तो हम ये कहेंगे कि यह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल का हिस्सा है वह इटर्नल गाइडिंग लाइट है। यह दर्शाता है और ये बताता है कि आपको जब भी कोई कानून बनानी होगी लॉ मेकर्स को तो यह ध्यान में रखना होगा कि प्रियम्बल के जो की वर्ड्स है या फिर जो फिलॉसफी जो विजन हमारे फाउंडिंग फादर्स के पास था उसी विजन के अकॉर्डिंग चलना है, और यह इटर्नल गाइडिंग लाइट है, यह गाइड करेगा उन लोगों की कैसे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रारूप होना चाहिए। यह फिलोसफिकल फाउंडेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ड्रीम्स था हमारे जो फाउंडिंग फादर्स के एस्पिरेशंस का, और इट सर्व्स एज द गाइडिंग लाइट फॉर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। कहा था ना कि डिफरेंट डिफरेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस की बेसिस पे इवॉल्व होता रहा है हमारे सिस्टम्स का, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स का। तो यही है प्रियम्बल ही कह देता है जो उसका इम्प्लाई करता है कि गाइडिंग लाइट फॉर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड कहा है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हमने देखा कैसे फ्रॉम द वर्ड एक सेंटेंस था वी द पीपल ऑफ इंडिया से जस्टिस के ऑब्जेक्टिव पे पहुंचते हैं, लिबर्टी के ऑब्जेक्टिव पे पहुंचते हैं, इक्वालिटी तक पहुंचते हैं, फर्टेनिटी तक पहुंचते हैं। द प्रियम्बल कंटिन्यूज टू इंस्पायर एंड गाइड आवर नेशंस टुवर्ड्स द आइडियाज ऑफ ट्रूली डेमोक्रेटिक सेकुलर एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। प्रियम्बल इज नॉट जस्ट इन टेक्स्ट ऑफ पेपर। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पेपर है का एक हिस्सा है, एक पन्ना है, ऐसा नहीं है। यह लिविंग के स्पिरिट है हमारे, मतलब हमारे अंदर जो स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी है उसको दिखाता है, रिमाइंडिंग अस आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे जो एक संगठित जिम्मेदारी को दिखाता है कि हमारा नेशन कैसा होगा, और ये अपहोल्ड करेगा कि हर एक समाज के लोगों का और एक जितने भी समाज में एक एक हिस्सेदारी जो लोग जिसका हिस्सेदारी है उन सभी को एक प्रतिष्ठित जिंदगी दिया जाएगा, डिग्निफाइड जिंदगी दिया जाए। हाल ही फिलहाल में एक मूवी आई थी जॉली LLB 3 जो अभी कुछ 3-4 दिन पहले ही आई है। तो उसमें एक सीन है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट एक सेशन कोर्ट के जज होते हैं, उनके जो असिस्टेंट होते हैं उनसे पूछते हैं कि उनसे एक जिक्र करते हैं कि सर आप जो जॉली नाम का करेक्टर है उनको थोड़ा ये कर रहे हैं, आप फेवर कर रहे हैं, पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो उनका एक स्टेटमेंट है, आप एक मूवी जब देखेंगे ये मूवी उसमें जरूर इस बात को गौर कीजिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसा स्टेटमेंट वो, हालांकि राइटर ने जो लीक कर दिया वो उन्हीं को बोला होगा, लेकिन वो जो स्टेटमेंट है बहुत ही वैलिड स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि आप असिस्टेंट ने कहा कि सर आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे, दरअसल वो कहते हैं कि दरअसल है ना हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल ऐसे देखते हैं जो एज इट इज लिखा है ऐसे लिखा जाता है। वो दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और जो लेटर है, लेटर और स्पिरिट। जो लेटर में है कि जो जो चीज़ें लिखी हुई है जो कि तो ही हमें उसके बेसिस पर जजमेंट देना है, और स्पिरिट का मतलब है कि हमने अपनी अंतर आत्मा को देखेंगे, हम उनके मोटिव को देखेंगे, उसके बेसिस पर जजमेंट देना था। हालांकि वो फिल्म की कहानी के अकॉर्डिंग सीन पे ज़्यादा ठीक बैठ रहा है, लेकिन मैं ऐसे कह दूँ तो सिंपल सी बात है कि जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बेसिस पे सुप्रीम जो भी जज है या जजमेंट दे रहे थे उसकी बात वो कर रहे थे। दरअसल हमारा जो पर्पस था आज का प्रियम्बल पढ़ाने का
मेरे हिसाब से ये काफ़ी है इतना सारा समझाने के लिए कि प्रियम्बल कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, और कैसे ये बताता है कि जो मोटिव है हमारे फाउंडिंग फादर्स, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो मेंबर्स बैठे थे, विजडम और विजन और फिलॉसफी को दिखाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।